वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा आपको पता है जून के अंदर होगी, तो स्पेशल हमारी क्लास से स्टार्ट हो चुकी है मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 6, जिसमें आपको फर्स्ट पेपर की तैयारी के लिए स्पेशल राजस्थान जीके और करंट राजस्थान का जो आएगा उसकी तैयारी हम लगातार 50 क्वेश्चनों के माध्यम से करवा रहे हैं। सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका संघर्ष, आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप तब चाहे तब वीडियो देख सकें। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक मोटिवेशनल स्पीच। तकदीर भी उस इंसान को क्या क्या रंग दिखाती है। तकदीर भी उस इंसान को क्या क्या रंग दिखाती है। शिखर पर पहुंचने से पहले हुनर सिखाती है। शिखर पर पहुंचने से पहले हुनर सिखाती है। हौसलों को उम्मीद से आगे ले जाइए, चट्टान काट कर खुद रास्ता बनाइए। तो संघर्ष कीजिए, निरंतर अध्ययन कीजिए। और पहली बार राजस्थान में ऐसी कोई भर्ती आई है कंप्यूटर अनुदेशक की जो सीधी भर्ती है, तो इसके लिए आपको इस एग्जाम में बेड़ा पार आपका हो जाएगा, निरंतर आप अध्ययन करोगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। शुरुआत के 10 क्वेश्चन हमेशा की तरह ज्योग्राफी के। देखो, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, कल्चर, करंट और साइंस, 50 टोटल क्वेश्चन, रोज 10 क्वेश्चन। राजस्थान में विस्तृत अपवा क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम है। देखिए, राजस्थान में विस्तृत अपवा क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम, ये शब्द देखिए क्या कह रहा है, ये इसको पकड़ना है, क्योंकि जब भी प्रश्न पढ़ो आप अंत तक पहुंचना है। आपको अंत तक पहुंचोगे तो ये आप पता लगा पाओगे। अब ये पूछ रहा है अपवा क्षेत्र की दृष्टि से और अवरोही क्रम में। सबसे पहले आपको दोनों बातें याद रखनी है। आरोही और अवरोही क्या होता है। देखो, आरोही होता है बढ़ते क्रम में, 1 2 3 4 5 ये होता है, छोटी क्लासों में गणित पढ़ी होगी। अवरोही क्रम बड़े से छोटे की ओर, 5 4 3 2 1। पहले तो इसमें कोई विद्यार्थी कंफ्यूज न हो। अवरोही क्रम में अब देखो, अपवा क्षेत्र की दृष्टि से हम पढ़ते हैं कि चंबल सबसे बड़ी नदी है ना। तो सबसे पहले तो आएगी चंबल, उसके बाद आएगी लूणी, उसके बाद आएगी माही और उसके बाद आएगी बनास। सीधा पेपर में पुट होता है, अच्छे तरीके से पढ़ना। चंबल, लूणी, माही, बनास, ऐसे मत कर देना चंबल बनास, ऐसे कभी नहीं आएगा। चंबल जिसका लगभग 72,032 वर्ग किलोमीटर है, यानी कुल अपवा क्षेत्र का 20.90% अकेला चंबल का है। उसके बाद में लूणी का है लगभग 10.40%। इसके बाद माही का है लगभग 4.80% अपवा क्षेत्र। इसके बाद वैसे साबरमती नदी आती है, उसका 1% और बनास का 0.90% है। तो ये क्रम पेपर में आता है, चंबल, लूणी, माही, बनास। माही से पहले, माही के बाद साबरमती भी आ जाती है, बनास, और बनास के बाद गंगा यमुना की जो छोटी छोटी नदियां वो आती है। दूसरा प्रश्न, 100 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है। अब देखो, जब आएगा महीने, अब जैसे ग्रीष्म ऋतु आ गई, जुलाई माह से 100 मिलीबार की जो समदाब रेखा है वो किन जिलों से गुजरती है। 100 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में किन जिलों से गुजरती है। तो 1000 है, 100 नहीं 1000 है, कई बार बोलने में मिस्टेक हो जाती है, 1000। तो ये गुजरती है सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़ के अंदर से। पेपर में सीधा सीधा एग्जाम में आया हुआ है, याद रखना। कुछ ये दाब रेखाएं हैं, समदाब रेखाएं, वो पेपर में आती है। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों ही मानसून से अधिक वर्षा प्राप्त करता है। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है जो, ये देखो जैसे हमारा भारत है, भारत में यहाँ राजस्थान हो गया, ये अरब सागर की खाड़ी होगी और बंगाल की खाड़ी, क्योंकि मानसून एक बंगाल की खाड़ी से आता है। ऐसे यहाँ से दक्षिण पश्चिम मानसून आता है ना, एक भाग तो इधर चला जाता है और एक भाग इधर आता है। तो दोनों मानसूनों से अधिक वर्षा प्राप्त करता है वह दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व। ये मान लो, ये राजस्थान में आपको दिखा देता हूं, नक्शा मेरे पास होगा। ये देखो, अरब सागर की खाड़ी से मानसून आएगा तो राजस्थान में सबसे पहले बांसवाड़ा में प्रवेश करता है, और इधर से बंगाल की खाड़ी से प्रवेश इधर आता है मानसून। तो दोनों साइड से, ये देखो इधर आ गया तो ये दक्षिण पश्चिम के इलाके में खूब बारिश होगी, इधर बंगाल की खाड़ी का आ गया तो यहाँ खूब बारिश होगी। तो ये ऐसे क्षेत्र है जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो दोनों से होगी ना, अरब सागर की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम व दक्षिण पूर्व। ये देखिए उत्तर आ गया आपका। तो ऐसे लॉजिक वाले प्रश्न याद रखने। एग्जामिनर क्या सोचेगा कि राजस्थान का विद्यार्थी और राजस्थान के बारे में उसको सारा पता होना चाहिए। राजस्थान के कौन से भाग में स्टेपी जलवायु पाई जाती है। स्टेपी जलवायु पाई जाती है राजस्थान के कौन से भाग में। तो स्टेपी जलवायु
अरावली के पूर्व में तो नहीं पाई जाती, उसमें आर्द्र जलवायु पाई जाती है। अरावली व पश्चिमी शुष्क पेटी के बीच, हाँ ये बिल्कुल सही है। देखो दक्षिणी राजस्थान में नहीं हो सकती, हड़ौती में भी तो नहीं हो सकती। अब देखो कैसे, स्टेपी जलवायु, ये जो भाग है ना, ये भाग, ये यहाँ आगे अरावली, झुंझुनू, सीकर है, कुछ भाग इधर का, ये मान के चलो ये आगे अरावली। ये जो भाग है ये तो शुष्क है, अति शुष्क, ये शुष्क है। इसके बीच का ये जो क्षेत्र आता है ना, ये क्षेत्र, इस क्षेत्र को मैं अंदाजे से बता रहा हूँ, कोई पूरी समदाब रेखा नहीं लाइन खींच रहा हूँ। कल एक विद्यार्थी ने कमेंट कर दिया था कि सर ये तो इसमें ये आता है, मैं अंदाजे से बता रहा हूँ, बस थोड़ी सी समझाने के लिए बता रहा हूँ, मैं कोई पूरी एकदम फिक्स लाइन थोड़ी माप के बना रहा हूँ। यहाँ पे ये है, ये जो क्षेत्र है ना, ये स्टेपी जलवायु के अंदर आता है। अर्ध शुष्क क्षेत्र जिसको जलवायु कहते हैं, ये आता है अरावली के जस्ट पास में, और अति शुष्क जो शुष्क क्षेत्र है उसके बीच का ये क्षेत्र, जो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से अरावली से अलग होता है वो भाग, और इधर 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से मरुस्थल से अलग होता है वो भाग की बात है, तो इसको याद रखना। सिरोजम मिट्टी राज्य के किन किन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से पाई जाती है? ये प्रश्न बहुत बार पेपर में है, सीधा ही डाटा ही उपलब्ध होता है, सीधा ही जिला दिया जाता है। सीकर, झुंझुनू, चूरू, पाली, नागौर, जालोर में सिरोजम मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? सिरोजम मिट्टी। कई मिट्टियां हैं, कैल्सिफाइड है, सिरोजम है, इनको नाम याद रखना। सीकर, झुंझुनू, चूरू, शेखावटी आ गया, पाली, नागौर, जालोर, ये आपका गोड़वाड़ क्षेत्र आ गया, ये इसको याद रखना। अगला, शीतकाल में भूमध्य रेखा से उठने वाली पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा को राजस्थान में किस नाम से पुकारते हैं? और अब की बार शानदार हुई थी, देखा ना आपने, जनवरी माह में इतनी शानदार माउट की बारिश हुई थी, बड़ा नजारा है पूरे राजस्थान में। फसल को, रबी की फसल, गेहूं की फसल, जिसको गोल्डन ड्रॉप कहते हैं, नजारा सा आ गया और बहुत शानदार फसल खड़ी है। वो माउट की वर्षा होती है, वो कहां से निकलती है? वो मध्य सागर से चक्रवात उठते हैं, पश्चिमी विक्षोभों से भी कह सकते हैं, और फिर अपने राजस्थान में और उत्तरी भारत में शानदार बारिश होती है, वो माउट कहलाती है। और अब चल गई लू। अब आपको पता है गर्मी पड़ने लगी और तेज गर्म हवाएं चल लगी, जिनको कहते हैं लू। ये दो पेपर बड़े खास है, एक माउट की वर्षा और एक लू। ये दोनों पेपर एग्जामिनर पूछता है, हमें पता है फिर भी पूछता है, ये ध्यान रखना। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां किन किन जिलों में विस्तृत है? मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां किन किन जिलों में? अब मुकुंदवाड़ा का नाम ही आ गया तो आपको पता है मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां कहाँ है। जालोर सिरोही में तो नहीं है। कोटा, झालावाड़ थोड़ी बात हो सकती है। पाली, जालोर ये भी गलत है, लेकिन 100% ऑप्शन देगा कोटा और बूंदी। ये प्रश्न आए हुए हैं, मैंने नहीं ली, ठीक है। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां किन जिलों में विस्तृत है? कोटा और बूंदी में। कॉलेज लेक्चर, ये भी हाईकोर्ट एलडीसी के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि जो खान है, जावर की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? जावर की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? उसमें ऑप्शन उसने चांदी भी दे दिया और ऑप्शन सिस्सा जस्ता दे दिया। अब आपको ये पता है कि सिस्सा जस्ता के साथ चांदी निकलती है, जिसको गेलेना कहते हैं। अब उसने ऑप्शन ऐसे दिए, और आपको पता है 13वीं शताब्दी 14वीं शताब्दी में राणा लाखा शासक थे और जावर की खान चांदी निकली थी। अब उत्तर उसने सिस्सा जस्ता मान लिया, तो ये नहीं कह सकते, अब मान लिया उसने तो सिस्सा जस्ता के साथ चांदी निकलेगी, जहां जहां सिस्सा जस्ता निकलेगा वहां चांदी निकलेगी। और एक प्रश्न आया था, राजस्थान का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, प्रथम कृषि विश्वविद्यालय केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय है, लेकिन पहले जो कृषि विश्वविद्यालय बना था वो उदयपुर में, जो मोहनलाल सुखाड़िया शायद इस कॉलेज है उसके अधीन था वो, लेकिन वो कॉलेज रूप में था। विश्वविद्यालय पहला बीकानेर में स्वतंत्र रूप से स्थापित हुआ था। अब उत्तर मानने को वो मान जाते हैं, अब वहां कुछ कर लो, कुछ करना चाहते हो तो रेट वगैरह लगा लो, फिर तो मैं मानता हूं। तो ये दो प्रश्न है, मैंने आंसर में भी यही बताए थे। तो ऐसे होता है। अब ये प्रश्न आ गया पेपर में, क्या करोगे अगर आपने ये उत्तर कर दिया और वो उत्तर ये मानेगा कोटा बूंदी, तो आपका गलत होगा, ये भी ध्यान रखना। बीकानेर में प्रभावित होने वाली नदी कौन सी है? जानते हो सारे, बीकानेर और चूरू में एक भी नदी नहीं है। कांतली नदी तो सीकर झुंझुनू में बहती है, ये खारी अरब सागर की खाड़ी में जाने वाली भी है, बंगाल की खाड़ी में जाने वाली भी है, आंतरिक प्रवाह की भी है, और घग्गर घग्गरी है। प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष माना जाता है, और शिवालिक श्रेणी कालका की पहाड़ी हिमाचल से निकलती है, ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में बहती है, और ज्यादा पानी इसका चला जाता है, ज्यादा पानी हो जाता है तो पाकिस्तान में चला जाता है, वहां इसको अकरा कहते हैं। इसलिए राजस्थान के एकमात्र ये अंतरराष्ट्रीय नदी होगी, और राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। इस नदी का उद्गम स्थल उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से होता है। इस नदी का उद्गम उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से है। तो हम सारे जानते हैं रूपा रेल नदी, रूपा रेल नदी, इस नदी का उद्गम होता है वो उदयनाथ की पहाड़ी से होता है। अब बात आती है कि जो उदयनाथ की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? रूपा रेल नदी। अब पेपर में सीधा पिछले शायद मैंने दिया था कि रूपा रेल का संबंध अलवर जिले से। इस नदी को ना, एक नदी इसका उपनाम और है, इसको वराह या लसवारी नदी भी कहते हैं।
रूपारा नदी को वराहा या लसवारी नदी भी कहते हैं। ये भरतपुर में भी जाती है और भरतपुर में सिकरी बांध बना हुआ है। इस पे कौन सी सिकरी बांध बना हुआ है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला 10 नंबर प्रश्न देखो, किस संभाग में सर्वाधिक नदियां? आप सोचते हो ये सरल है प्रश्न, बेसिक प्रश्न आएंगे आपके पेपर में, गलत हो गया तो गए काम से। किस संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं? तो कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां। जिला पूछे, सबसे ज्यादा नदियां बहती है चित्तौड़गढ़ में, ये ध्यान रखना। सबसे ज्यादा अभ्यारण्य है उदयपुर के अंदर, सबसे ज्यादा दुर्ग जयपुर के अंदर। तो किस संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं? कोटा में। 7 संभाग है, सातों संभाग याद कर लेना। सातों संभागों में कौन कौन से जिले आते हैं, पेपर में बहुत बार आता है। 10 प्रश्न हो गए ज्योग्राफी के। अब चलते हैं हिस्ट्री की तरफ। गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ था, किसके निर्देशन में? तो गणेश्वर सभ्यता सबसे पहले ध्यान रखना सीकर जिले में है, और सीकर जिले में गणेश्वर सभ्यता है। और ताम्र सभ्यता की जननी कहते हैं इसको, कांतली नदी के किनारे। इसके जो खोजकर्ता थे आरसी अग्रवाल, 1975 में इन्होंने इसके निर्देशन में उत्खनन हुआ था। उत्खनन पूछ ले, खोज पूछ ले, आपको आरसी अग्रवाल ही करना है। तो गणेश्वर सभ्यता। अमलानंद घोष ने 1952 में किसकी खोज की थी? कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी। दयाराम साहनी ने 1937 में बागोर सभ्यता की खोज की थी, विराट की। और अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में आहड़ सभ्यता की खोज। पेपर में आते आते फिक्स इनको सन और इनके नृत्य याद रखना। मानव ने सर्वप्रथम किस प्रकार की धातु का प्रयोग करना प्रारंभ किया था? मानव है सबसे पहले कौन सी धातु प्रयोग की थी? मानव ने सबसे पहले तांबा धातु प्रयोग की थी, और तांबा धातु प्रयोग की थी। और इसके साथ साथ आपको यह भी याद रखना है कि सबसे पहले कुल्हाड़ी का प्रयोग किया था, औजार का। आहड़ सभ्यता को किस तरह की सभ्यता माना जाता है? आहड़ सभ्यता है को किस तरह की सभ्यता माना जाता है? कांस्य युगीन नायक, ताम्र युगीन नायक, लोहा युगीन नायक, प्रशस्त्र युगीन। तो सीधी सी बात है ताम्र युगीन सभ्यता है, क्योंकि हम आहड़ सभ्यता को ताम्र नगरी कहते हैं। देखो ताम्र सभ्यता की जननी तो है गणेश्वर, ताम्र नगरी पूछे तो आहड़। 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने इसकी खोज की थी। कौन सी सभ्यता? आहड़, बेड़च नदी के किनारे उदयपुर में है। यहाँ पे बेड़च नदी के किनारे उदयपुर में है। अगला चलें, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का रचयिता कौन है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़या बेड़च और गंभीरी नदी के किनारे हैं। राजस्थान का शान कहते हैं इसको, राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग कहते हैं। उस दुर्ग के अंदर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, उसके रचयिता कौन है? अत्रि व महेश। कौन है? अत्रि व महेश है, इसको याद रखना। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। जेता, पोमा, नापा, कुंपा ये कौन थे? ये विजय स्तंभ है ना, उसके रचयिता थे। अगला देखो, राजस्थान का वह अंतिम शासक जिसके नेतृत्व में भारत से विदेशी आक्रांताओं को बाहर खदेड़ने हेतु सभी राजपूत शासक व सरदार निम्नलिखित रूप से युद्ध में इकट्ठे हुए। आपको पता है बड़ा शानदार युद्ध हुआ था उस समय। राणा सांगा मेवाड़ के शासक थे। राणा सांगा 1509 में गद्दी पर बैठे और 1528 में इनकी मृत्यु हो जाती है। राणा सांगा हिंदूपत बादशाह कहते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने इसे सैनिकों का भग्नावशेष कहा। इसके एक आंख, एक पैर, एक हाथ और 80 घाव होने के कारण इसे कहा कि सैनिकों का भग्नावशेष कहलाता था। अपनी जिंदगी में बहुत सारे युद्ध लड़े इसने, लेकिन खानवा का युद्ध हार गया था, बाकी सब युद्ध जीते थे। और इसके नेतृत्व में एक विदेशी बाबर आया था, उसको खदेड़ने के लिए इसने पाती परवन प्रथा का प्रयोग किया था और राजपूतों के जितने भी शासक थे उनको इकट्ठा किया था। वो राणा सांगा था और युद्ध लड़ा इसने, खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को। लेकिन बाबर की तुलगमा पद्धति और तोपे थे, गोले थे उसके पास, तो इसकी सेना टिक नहीं पाई और अंततः ये हार गया और 1528 में इसकी मृत्यु हो गई। भारत में वास्तविक रूप से मुगल वंश की स्थापना हुई, वास्तविक रूप से। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के घायल होने के बाद उन्हें रण क्षेत्र से बाहर निकालने पर किसने महाराणा प्रताप का स्थान लिया? देखो ये घटना खानवा युद्ध में भी हुई थी और ये घटना हल्दी घाटी के युद्ध में 18 जून 1576 को भी हुई थी कि जब महाराणा प्रताप घायल हो जाता है, उसका घोड़ा चेतक घायल हो जाता है, तो जब महाराणा प्रताप यहाँ से निकलते हैं तो उनकी जगह झाला बिद्दा उनका राज चिन्ह धारण करता है, लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होता है। और हल्दी घाटी युद्ध महाराणा प्रताप का घोड़ा जो चेतक बलीचा नामक गांव में इसकी मृत्यु हो जाती है, चेतक की। मेवाड़ के किस महाराणा ने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी? ये कंपनियों से संधि करने की बड़ी बात होती है। सबसे पहले ये 1818 की संधियां 1817 में क्रोली ने की थी और अंतिम में 1823 में सिरोही ने की थी। 2% तो ये याद रखना।
अब ये पूछ रहा है मेवाड़ का, तो उस समय मेवाड़ का शासक कौन था जब 1818 की संधियां की गई थी? तो भीम सिंह था, भीम सिंह है सिंसोदिया। ये वही भीम सिंह सिंसोदिया है जिसने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी, विवाद के चलते किंगोली का युद्ध हुआ था और अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी को जहर दिया था, वही है। सिसोदिया वंश के इतिहास में शासन का त्याग कर सौतेले भाई को राज स्वीकार करने की विषम प्रतिज्ञा लेने के लिए कौन प्रसिद्ध है? सिसोदिया वंश के इतिहास में एक ऐसा भी वीर कुंवर राजकुमार आया था जिसने शासन को त्याग दिया और अपने सौतेले भाई को राजा स्वीकार करके विषम प्रतिज्ञा ली थी। वो था राणा चूड़ा। जी बिल्कुल, राणा चूड़ा उसी राणा लाखा का पुत्र था जिसने, राणा लाखा ने किससे शादी की थी? हंसाबाई से। किस शर्त पे हंसाबाई से शादी की कि इससे उत्पन्न पुत्र मेवाड़ का राजा बनेगा? तो चूड़ा को इस बात का पता लगा। चूड़ा ने क्या किया? सब कुछ त्याग दिया और हंसाबाई से होने वाले पुत्र मोक्कल को राजगद्दी दे दी थी। इसलिए ये मेवाड़ का भीष्म पितामह कहलाता है, राणा चूड़ा। और हंसाबाई जोधपुर के राजा उस समय राव चूड़ा थे और रणमल, राव चूड़ा की तो पुत्री थी, सॉरी, राव चूड़ा की तो हंसाबाई पुत्री थी और इसका भाई था रणमल। और राणा लाखा के साथ हंसाबाई का विवाह हुआ था। वही है विषम चूड़ा। महाराणा संग्राम सिंह द्वारा किस युद्ध में मुगल शासक बाबर की सेना को हराया गया? महाराणा संग्राम सिंह के द्वारा किस युद्ध में मुगल शासक बाबर की सेना को हराया गया? देखो, बाबर और राणा सांगा के बीच दो युद्ध होते हैं। एक युद्ध होता है बयाना का युद्ध और एक होता है खानवा का युद्ध। अब खानवा का युद्ध तो हमने पढ़ लिया, 17 मार्च 1527 को हुआ था, इसमें बाबर जीत गया। बयाना का युद्ध हुआ था 16 फरवरी 1527 को, इस युद्ध में बाबर हार गया। बयाना का युद्ध हुआ और बाबर ने इस युद्ध के बाद जिहाद का नारा दिया था, तब जाके खानवा युद्ध जीता है बाबर। और खानवा युद्ध के बाद बाबर गाजी की उपाधि धारण करता है। तो युद्ध कौन सा हो गया? बयाना का युद्ध। तो बयाना का युद्ध कब हुआ? 1527 में। सिवाना का साका कब हुआ? 1308 में। खातौली का युद्ध कब हुआ? 1517 में। और खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 में। अगला, बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माण करता किसे माना जाता है? बीकानेर का किला है ना, जिसको जूनागढ़ किले के नाम से जाना जाता है, तो इसका निर्माण किसने करवाया था? राय सिंह ने करवाया था। देखो, पहले बीकानेर किला था ना, जो जूनागढ़ का किला, इसका निर्माण राव बीका ने करवाया था हिंदू शैली में। लेकिन इस राय सिंह ने क्या किया? उस दुर्ग को तुड़वाकर हिंदू व मुस्लिम शैली में यानी मुगल शैली में इसका निर्माण करवाया था। लगभग 1584-86 के आसपास शुरू किया था और 1586 से 94 के बीच ये बना था, प्रधानमंत्री करमचंद की देखरेख में। तो राय सिंह ने बीकानेर, जिसको जूनागढ़ किला कहते हैं, राप्ती घाटी कहते हैं, जमीन का जेवर कहते हैं, त्रिभुजाकार है, का निर्माण करवाया था। 10% हो गए। अब 10% कल्चर के आते हैं। हिस्ट्री के हो गए, ज्योग्राफी के, कल्चर। सांथू गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहां पर प्रतिवर्ष भादवा सुदी नवमी को मेला लगता है? सांथू गांव का नाम सुना होगा आपने। सांथू गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है? फत्ता जी का मंदिर है। किसका? फत्ता जी का मंदिर है, जहां भाद्रपद सुदी नवमी को मेला लगता है। अगला, पाबू जी के जीवन पर लिखित महत्वपूर्ण रचना पाबू प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई है? ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है। पाबू जी के जीवन पर लिखित महत्वपूर्ण रचना पाबू प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई है? तो आसिया मोड़ जी। इसके द्वारा? आसिया मोड़ जी। पाबू जी प्लेग रक्षक देवता, लक्ष्मण के अवतार, ऊंटों के देवता, कोल्लू मंड जोधपुर में इनका जन्म। निम्न में से किस देवता को कृष्ण का अवतार के साथ साथ विष्णु का अवतार भी कहा जाता है? इस देवता को, यानी लोक देवता को, कृष्ण का अवतार तो कहते हैं, इसके अलावा विष्णु का अवतार भी कहते हैं। इसका जवाब तो आपके पास होगा, आपने पढ़ा होगा। कृष्ण का अवतार रामदेव जी को कहते हैं, विष्णु का अवतार देवनारायण जी को कहते हैं। लेकिन आपको दो चीजें याद रखना, कृष्ण और विष्णु का अवतार दोनों एक साथ पूछे तो रामदेव जी, और रामदेव जी को अर्जुन के वंशज भी माना जाता है। रामदेव जी नेतल रा भरतार रुणेचा रामदेवरा जन्म शिव तहसील उड़कासमेर बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने कामड़िया पंथ चलाया था। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक भी इन्हें माना जाते हैं। छुआछूत का इन्होंने विरोध किया था, वो रामदेव जी। निम्न में से यादव वंश की कुल देवी है? यादव वंश की कुल देवी, तो यादव वंश की कुल देवी केला देवी है। केला देवी का मंदिर करौली के अंदर बना हुआ है। लक्खी मेला लगता है और यहाँ ध्यान रखना, भगत लागोरिया नृत्य भी करते हैं, गीत भी गाते हैं। बहुत बार पेपर में आता है, कौन से पर्वत पर स्थित है? ये त्रिकुट पर्वत पर केला देवी का मंदिर बना हुआ है, काली सील नदी के किनारे।
खंडित प्रतिमा के रूप में कौन पूज्य है? कौन सी माता खंडित प्रतिमा के रूप में पूजी जाती है? शीतला माता। ये शीतला माता जिनका मंदिर चाकसू चाकसू सील की डूंगरी चाकसू जयपुर में माधो सिंह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। यह माता सेडल माता, चेचक की देवी माता और बांझ स्त्रियों को संतान देने में सक्षम माता है। इस माता का जो वाहन है वो गदा है और इस माता का जो पुजारी होता है वो कुम्हार जाति का होता है। इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है वो मिट्टी का दीपक जो होता है ना, वो होता है शीतला माता। अच्छे तरीके से याद रखना। चैत्र कृष्ण अष्टमी को लगता है मेला। तीर्थ यात्रा की सफलता की कामना हेतु राजस्थान में किस देवी की लोक देवी के रूप में पूजा की जाती है? देखो और टॉपिक सारे क्लियर कराऊंगा मैं, ये ध्यान रखना। तीर्थ यात्रा की सफलता की कामना हेतु राजस्थान में किस देवी की लोक देवी की रूप पूजा की जाती है? तो हम जानते हैं पथवारी माता की पूजा की जाती है। नकटी माता कहाँ की है? जयपुर की है। जिलानी माता अलवर की है। सकराई माता जोधपुर की है। सकराई माता। लांगुरिया गीत का संबंध है। लांगुरिया गीत तो अभी बताया मैंने, केला देवी का चैत्र और आश्विन महीने में जो लक्खी मेला लगता है उसमें लांगुरिया नृत्य भी होता है, गीत गाए जाते हैं। राजस्थान में किस संप्रदाय के लोग वल्लभाचार्य के उपासक हैं? राजस्थान में किस संप्रदाय के लोग वल्लभाचार्य के उपासक है? तो वैष्णव संप्रदाय के। वैष्णव संप्रदाय वो है, वो वल्लभाचार्य को मानते हैं। वल्लभाचार्य के लोग वैष्णव संप्रदाय से संबंधित। और अपने राजस्थान में द्वारिकाधीश, रासमंद में, मथुराधीश, नाथद्वारा में यहाँ वल्लभ संप्रदाय की मुख्य पीठ है। मथुराधीश जो कोटा के अंदर बना हुआ है, वल्लभ संप्रदाय की पीठ है। जाल वृक्ष और मोर पंख को किस संप्रदाय के अनुयायी पवित्र मानते हैं? जाल वृक्ष और मोर पंख को किस संप्रदाय के अनुयायी पवित्र मानते हैं? तो याद रखना जसनाथी संप्रदाय। जसनाथी संप्रदाय, जसनाथ जी कतरिया सर बीकानेर में इनकी मुख्य पीठ है। नियम मानते हैं 36 और अग्नि नृत्य करते हैं। और करते करते ये कौन सा उद्घोष करते हैं? फतेह फतेह का उद्घोष करते हैं। कौन से संप्रदाय? कतरिया सर बीकानेर में जसनाथी संप्रदाय। मुख्य पीठ पूछे तो यहाँ पे है। राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय का प्रमुख मंदिर किस जिले में है? राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय का प्रमुख मंदिर किस जिले में है? तो जयपुर के अंदर है। और कौन सा मंदिर है वो भी याद रखना, गोविंद देव जी का मंदिर है जिसका निर्माण जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। गौड़ीय संप्रदाय, गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में ना, वो गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है। 10% आपके फिर कल्चर के हो गए। अब देखो 10 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं किसके? साइंस के। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो मैं साइंस के प्रश्न देखो सामान्य विज्ञान आपके दिए, इसलिए मैं सिर्फ क्वेश्चन और आंसर बताऊंगा, क्योंकि मैं सीधा ही बता देता हूं मैं कोई ज्यादा साइंस से वाकिफ नहीं हूं, इसलिए ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं बताऊं। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो बेरी बेरी रोग विटामिन सी, ई, तो विटामिन बी की कमी से होता है। वसा में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन है, तो वसा में कौन से घुलते हैं? विटामिन ए घुलता है, विटामिन के घुलता है और सभी, तो सभी घुलते हैं। विटामिन ए भी घुलता है, विटामिन शायद यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो, कोई भी होगा, चलो छोड़ो इसको, विटामिन ए और के इसका उत्तर हो जाएगा। जल में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो विटामिन बी और सी दोनों घुलनशील है। बाकी जितने ही है ना वो सारे वसा में घुलते हैं। बी और सी यानी दोनों हो जाएंगे, दोनों हो जाएंगे। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ये पहले भी मैंने बताया था, रतौंधी रोग। चंद्र तल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान है। ये समझ लो, इस प्रश्न को ऐसे बना लो, चंद्रमा पर सबसे पहले मनुष्य को उतारने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा है? अपोलो 11। और सबसे पहले गया कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। यानी चंद्र तल पर सीधा लिख लो, मनुष्य सबसे पहले जो चंद्रमा पर गया था वो अंतरिक्ष यान कौन सा था? अपोलो 11। और गया कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह। विदेशी भूमि से छोड़ा, ये साइंस में आते हैं, ध्यान रखना, सोच लो भी आप, ये साइंस के ही हैं। विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। कौन सा? आर्यभट्ट छोड़ा गया था, कृत्रिम उपग्रह था अपना भारत का पहला। भोर का तारा किसे कहा जाता है? तो भोर का तारा शुक्र को कहा जाता है, सांझ का तारा शुक्र को। आकाश में सबसे चमकदार तारा है। आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? तो आकाश में सबसे चमकदार तारा साइरस है। कौन सा?
साइरस सबसे चमकदार है। बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन सा है? बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह है वायोजर फर्स्ट। वायोजर फर्स्ट है। और टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन, तो टाइटन है बृहस्पति का। किसका? बृहस्पति का। ये शनि का है, सॉरी, टाइटन किसका है? शनि का। तो ये 10% साइंस के मैं डाल देता हूं, आप इनको पढ़ लेना। अब 10% करंट के पढ़ते हैं, थोड़ा उल्टा हो गया मेरे को लगता है, पहले साइंस डाल दी करंट। मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना के बारे में सत्य कथन बताने आपको। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना के बारे में सत्य है। सड़क दुर्घटना में गंभीर घायल व्यक्ति को कम से कम समय में पहुंचाने पर व्यक्ति को 5,000 की राशि दी जाएगी, बिल्कुल सही है। इस योजना का क्रियान्वयन शिक्षा स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से किया जाएगा, ये भी सही है। योजना का संपूर्ण बजट समर्पित सड़क सुरक्षा कोष द्वारा वहन किया जाएगा, ये भी सही है। योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए 5 करोड़ की राशि सड़क सुरक्षा कोष से जन स्वास्थ्य विभाग के निदेशक को अग्रिम आवंटित की जाएगी, ये भी सही है। उपयुक्त सभी। देखो आपके स्पेशल राजस्थान करंट आएगा, तो राजस्थान करंट तो मैं ऐसा करवा दूंगा, रोज हमारी सुबह 7:30 पर क्लास आती है, वो लेते रहना। आप रोज करंट की क्लास लेनी है। बाकी आपकी मंथली, वीकली, बहुत सारी क्लासें, 6 मंथ, 1 ईयर, सब क्लासें हैं हमारी। तो राजस्थान करंट तो चिंता मत करना, एक भी बार नहीं जाएगा। राजस्थान के किस नेता को इलेट्स वर्ल्ड एजुकेशन लीडर ऑफ द ईयर से अवार्ड से सम्मानित किया गया? बस इसको पढ़ लेना। गोविंद सिंह डोटासरा, जो हमारे पहले माध्यमिक व शिक्षा मंत्री थे ना, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री राजस्थान के, अब कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष हैं, तो भाई इनको यह अवार्ड मिला था। पूजा तेजी ने पटियाला में आयोजित 10,000 मीटर नेशनल दौड़ में स्वर्ण पदक जीता, उनका संबंध किस जिले से है? पूजा तेजी, तो ये झालावाड़ जिले की 10,000 मीटर में स्वर्ण पदक जीता। राजस्थान के किस औद्योगिक क्षेत्र में स्पोर्ट्स और खिलौने बनाने की यूनिट लगाई जा रही है? राजस्थान के किस औद्योगिक क्षेत्र में स्पोर्ट्स और खिलौने बनाने की यूनिट लगाई जा रही है? तो कुसखेड़ा, अलवर के अंदर लगाई जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा देश के पहले अंगदाता स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा पहले अंगदाता स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो अंगदाता का उद्घाटन किया गया जयपुर के अंदर। टोक्यो पैरालंपिक समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? देखो टोक्यो पैरालंपिक हुआ था, उसमें समापन समारोह हुआ था ना, उसमें भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? अवनी लेकरा। देखो राजस्थान की थी इसलिए इंपॉर्टेंट है। अवनी लेकरा, जिन्होंने एक स्वर्ण जीता था और एक कांस्य पदक जीता था। कौन सी कैटेगरी में? ये किस खेल की खिलाड़ी है? ये निशानेबाजर SH1 कैटेगरी ये खेलती है। तो भारतीय दल की और शुरुआत हुई थी उसमें टेकचंद थे। अपने राजस्थान के संदर्भ में पढ़ना है। राजीव गांधी ई कंटेंट बैंक क्या है? राजीव गांधी ई कंटेंट बैंक क्या है? तो ये सरकारी कॉलेजों द्वारा बनाए गए वीडियोज का इसमें डेटा है। स्टेट लेवल एम्पावर्ड कमेटी SLEC की बैठक में राज्य के किन 2 जिलों में बायोमास पावर प्लांट लगाने का अनुमोदन किया गया है? तो 2 जिलों में बायोमास पावर प्लांट लगाने का अनुमोदन है, बीकानेर और चूरू के अंदर। मुख्यमंत्री का 7 सूत्री कार्यक्रम किससे संबंधित है? ये पिछला SI का पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था नारी सशक्तिकरण से। किससे? नारी सशक्तिकरण से। और आज का अंतिम क्वेश्चन, राज्यपाल कलराज मिश्र की पुस्तक संविधान, संस्कृति और राष्ट्र का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? M वेंकैया नायडू। जब वो अपने राजस्थान दौरे पे थे, उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू, उन्होंने जोधपुर में इसका लोकार्पण किया। तो ये 50 क्वेश्चन एक दिन छोड़कर रोज आएंगे। जैसे आज 9 बजे ये क्लास आ गई, तो कल वाली क्लास भी आपको लेनी है, क्योंकि वो भी राजस्थान जीके की है। राजस्थान जीके की क्लास है, वो भी आपको लेनी है। बाकी जून में आपका पेपर है, तो आपको 2021 का, और मान के चलो अब जून में है ना, तो अप्रैल तक का करंट आपको पढ़ना है। अप्रैल 2022 तक का करंट पढ़ना पड़ेगा, यहाँ तक डाटा आएगा। 2021 का पूरा, लगभग पूरा मानो चाहे जून 2021 तक। तो हमारी PDF उपलब्ध है वर्तमान में, तो फरवरी 2022 तक। कोई विद्यार्थी अगर हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की PDF चाहता है 2021 की और फरवरी 2022 तक का वर्तमान में डाटा, इसका प्रिंट निकाल सकते हो। राजस्थान करंट अफेयर स्पेशल है, योजना, पुरस्कार, मंत्री, टोक्यो ओलंपिक में जो भी प्रदर्शन है सब है। अगर आपको लेनी हो, PDF लेनी हो, तो 84 260 35 805 इस नंबर पे फोन पे और गूगल पे की व्यवस्था है। कोई विद्यार्थी अगर खरीदना चाहता है तो इस नंबर से पे कर इस नंबर पे 50 रुपये पे कर दीजिए, और इस यही व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पर स्क्रीनशॉट डाल दीजिए, तुरंत आपको ये PDF प्राप्त हो जाएगी। और ये मान के चलो कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, आपको राजस्थान करंट अफेयर्स पढ़ना ही पड़ेगा। और जो मैं आपको बता रहा हूँ ये डाटा ही आपको पढ़ना पड़ेगा, इतने में से डाटा आएगा। बाकी जो मुख्य होगा वो लगातार क्लासों में आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।